उर्दू अनुवादक का क्लास नंबर पार्ट नंबर 8 है हमारा। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रुमूज़ औक़ाफ़, यानी कि रुमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं और ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। आप जब उर्दू ज़ुबान की किताब किसी भी तरह की किताब पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी अलामतें आपको बीच बीच में मिलती होंगी जिन्हें हम रुमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। रुमूज़ औक़ाफ़, निशान औक़ाफ़ इन अलामतों के नाम हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करते हैं। कई बार एक जुमले के मुतअद्दिद हिस्सों को अलग करने की भी ज़रूरत होती है, वहाँ भी निशान औक़ाफ़ का इस्तेमाल होता है। आप निशान औक़ाफ़ को निशान औक़ाफ़ भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने और बोलने के दौरान सांस की एक उमूमी रफ्तार होती है जिसके सबब इंसान रुक रुक कर मुनासिब ठहराव के साथ बोलता है। इसीलिए मौजू निशान औक़ाफ़ के इस्तेमाल से किसी इबारत को बोलते हुए आदमी को सहूलत होती है और मानवी तरसील में भी आसानी पैदा हो जाती है। मतलब जो रुमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो एक पैराग्राफ के अंदर, एक मज़मून के अंदर, एक किताब के अंदर जो जुमले होते हैं, जो ठहराव होते हैं, उनको हम जान सकें कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें सांस लेना है और कहाँ पे हमें बग़ैर रुके और कहाँ पर मिला करके पढ़ना है। ये सारी जानकारी इन अलामतों के पहचानने से हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 10 लगभग हमारे निशानात हैं। एक है हमारा जिसे आप इस अलामत को देख रहे हैं जिसको आप कौमा कहते हैं इंग्लिश ज़ुबान में, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसे उर्दू में कहा जाता है सक्ता मुख्तसर ठहराव, इंग्लिश में नाम इसका है कौमा। नंबर 2 पे आ जाते हैं। इस सक्ता के बाद वक्फ़ा है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मुख्तसर ठहराव यानी यहाँ पे हल्का रुकना है, सांस नहीं तोड़नी है। वक्फ़ा में हमें सांस तोड़ देनी है, सेमी कॉलन इसे कहते हैं। नंबर 3 पर है हमारा, जिसे ये वाले जो ऑप्शन आप देख रहे हैं 2 बिंदुओं का राबता इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहा जाता है कोलन। नंबर 4 है हमारा तफसीलिया, जो आप 2 नुक्ते के बाद आप यहाँ पे फुल स्टॉप जो उर्दू ज़ुबान के अंदर होती है उस फुल स्टॉप को हम कहते हैं तफसीलिया। 2 नुक्ते प्लस फुल स्टॉप की तरह हो तो तफसीलिया कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉलन एंड डैश। नंबर 5 ये हमारा, जिसको मैं फुल स्टॉप कह रहा था, उर्दू के अंदर आप इसे खात्मा कहते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। नंबर 6 पे है निदाइया कहिए या फुजाइया कहिए, यानी कि आप एक हल्की सी लकीर खींच दे, उसके नीचे एक नुक्ता दे दे तो उसे कहते हैं सिंबल ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, आप जनरली एक्सक्लामेशन भी कह सकते हैं। नंबर 7 है क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंस्ट्रोगेशन कहते हैं, सवालिया निशान जिसे कहा जाता है। नंबर 8 है हमारा ख़त, यानी कि आप देखेंगे उर्दू ज़ुबान के अंदर कभी ऐसी ख़त खींच दी जाती है। इन तमाम का इस्तेमाल मैं बताऊंगा, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ख़त है जिसे हम कहते हैं डैश। नंबर 9 में आपको मिल रहा है कौसैन। कौसैन के अंदर कई तरह के इसमें होते हैं, आप इस तरह के भी देख रहे हैं और इस तरह के भी देख रहे हैं। इसमें आप मतलब ये होता है कि कोई भी जुमला है, कोई भी तहरीर का हिस्सा है, आप उसको क्या कर देना है, घेर देना है उसे, उसी को हम कहते हैं कौसैन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रैकेट्स। नंबर 10 पे हमारा आ जाता है जिसे हम कहते हैं वॉवेन। वॉवेन कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हो गया, फिर जो है ना इसके बीच इबारत होगी और इस तरह से फिर एक बना देंगे तो इसे कहा जाता है वॉवेन, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि सक्ते का इस्तेमाल और वक्फ़ा, राबता, तफसीलिया, ख़ात्मा, निदाइया, फुजाइया, सवालिया निशान, ख़त, कौसैन, वावेन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उर्दू से मुताल्लिक़ आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती रहती है। साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे। चलिए, तो सक्ता जिसे हम कौमा कहते हैं, ये सबसे मुख्तसर वक्फ़े की अलामत है। दर्ज झेल मौक़े पर इसका इस्तेमाल होता है अस्मा या ज़मायर के दरमियान जो बाहम यकदीगर बदल का फरीज़ा अंजाम देते हैं, जैसे
खालिद, हामिद, वसीम, नसीम। फॉर एग्जाम्पल आप एक जुमला कहते हैं, जैसे कहते हैं खालिद, हामिद, वसीम, ये 3 लोग हैं और कहीं जा रहे हैं, तो आप कहेंगे खालिद, हामिद और वसीम। खालिद के बाद कॉमा देंगे, हामिद के बाद कॉमा देंगे और लिखेंगे, और वसीम घर को जा रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आप इस्म का इस्तेमाल करें या ज़मीर का इस्तेमाल करें, जैसे वो, मैं, आप, इस तरह का ज़मीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी कॉमा का इस्तेमाल कर लेंगे। एक ही तरह के 3 या 3 से ज़ायद अल्फाज जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों, जैसे दरिया, पहाड़ और जंगल, क्या कहा जा रहा है, एक ही तरह के 3 से ज़ायद इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बीच में कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। मेल मोहब्बत यानी कि कह सकते हैं मुतरादिफ अल्फाज जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह की ज़रूरत पड़ सकेगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 में, दुनिया की तमाम जंगें जन, ज़र या ज़मीन के लिए हुई। जंगे देखिए, ज़र देखिए, ज़मीन देखिए। बुढ़िया के मरने का गम नहीं, फरिश्तों ने घर देख लिया। बुढ़िया का मरने का गम नहीं, फरिश्तों ने घर देख लिया। गम नहीं के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कौमा का इस्तेमाल किया गया है। आग का दरिया, कौमा, कुर्रतुल ऐन का बेहतरीन नावल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का। तो आप देखेंगे आग का दरिया ये एक नावल का नाम है, और यहाँ पे नावल के नाम के साथ कौसैन का दिया गया। ये कौसैन इसीलिए आया क्योंकि ये एक किताब का नाम है, और जब हम किताब का नाम लिखते हैं तो उसे कॉमेंट से घेर देते हैं, क्योंकि नावल है, नावल के लिए ही आग का दरिया रहा है, तो ये बदल हो गया, तो इसके लिए हम लोग कौसैन दे देते हैं, और उसके बाद जो है ना कौमा का इस्तेमाल कर लिया गया। नंबर 6 में तो कहना है, कैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ने दीवार ज़िंदा हो गई। तो आप देखिए आंखें के बाद जो है ना कौमा का इस्तेमाल किया गया। कैद में याकूब ने ली, कौमा का इस्तेमाल किया गया। तो एक जो छोटा ठहराव होता है वहाँ पे हम लोग बीच में सक्ता यानी कि कौमा का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वक्फा यानी कि सेमी कॉलन का इस्तेमाल कहाँ होता है। कई लफ्ज़ों के दरमियान जब सक्ता की अलामत लगी हो तो कभी कभी जुमले के आखिरी जुज़्व से पहले तवील वक्फे की ज़रूरत महसूस होती है। ऐसे मौके से आखिरी टुकड़े से पहले वक्फे की अलामत लगाते हैं। किसी एक जुमले के मुकम्मल 2 अज्जा के दरमियान भी वक्फे का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमदाबाद, बेतिया, मुजफ्फरपुर, इन सब शहरों में वबा फूट पड़ी है। यहाँ पर एक समझिएगा, अहमदाबाद, बेतिया, मुजफ्फरपुर। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, बेतिया जो कि बिहार में है, मुजफ्फरपुर जो कि यूपी में है, इन 3 शहरों का नाम लिया गया। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इन सब शहरों में। तो अब देखिए ये जो शहर का नाम लिया गया, लेकिन उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि इन सब शहरों में, तो इसी वजह से सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया। अगर हम यहाँ पे इस तरह से कहते अहमदाबाद, बेतिया, मुजफ्फरपुर में, तो वबा फूट पड़ी है, और इन लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करते इन सब शहरों में, तो हमारा यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं बल्कि कॉलन का इस्तेमाल किया जाता, यानी कि सक्ते का इस्तेमाल किया जाता। तो बखूबी आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम शहरों का नाम ले लें किसी चीज़ का, इस अलग अलग नाम लेकर के फिर उसको एक जगह इकट्ठा कर दे, तो वहाँ पर हमें सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इस तरह से भी कह सकते उन सब शहरों में सेमी कॉलन, अहमदाबाद, बेतिया, मुजफ्फरपुर, वबा फूट पड़ी है, आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बकिया एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज करके भी देख लेंगे। राबता, जिसे हम कहते हैं कॉलन, इसका ठहराव वक्फे से ज़्यादा होता है। बड़े जुमलों में जब किसी ऐसी बात की तशरीह करनी होती है जो पहले कही जा चुकी है, तो ऐसे मौक़ों पर रब्त की अलामत इस्तेमाल करते हैं। किसी कौल की नकल करते हुए या मिसाल देते हुए राबता का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ पाएंगे, किसी के कौल या कहावत की नकल करने से पहले, जैसे बुज़ुर्गों का कौल है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं आई सेड कहें, या कहें कि फ़लाँ शख्स ने ये बात कही, उसके बाद
आप कॉलन का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो बात उन्होंने कही है उसको नकल कर देंगे। जैसे मिसालों से पहले, दिल्ली में मुस्लिम दौर हुकूमत की बहुत सी इमारतें हैं, कुतुब मीनार, लाल किला का भी इस्तेमाल, बहुत सी इमारतें हैं। अब इमारत कौन कौन सी है? कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताज महल है, ये सारे अल्फाज इस तरह से एग्जाम्पल में दे सकते हैं। अल्फाज और उसके माने के दरमियान राब्ते की अलामत लाते हैं, जैसे सही पहम, जैसे अल्फाज माना जब हम लिखते हैं कभी, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो कलम, अब कलम लिखने के बाद हम क्या इस्तेमाल करें? कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद कलम क्या चीज़ होता है उसका डिटेल्स तफसील कोशिश करेंगे, उसके मीनिंग समझाने की यहाँ कोशिश करेंगे, वर्ड मीनिंग। चौथा यूज़ जो हमारा होता है कॉलन का, शेर या मिसरा का हवाला देने से पहले, हज़रत अभी से घबरा गए, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अब देखिए हज़रत अभी से घबरा गए, और यहाँ पे शेर या मिसरा का हवाला देने से पहले, तो अब शेर की यहाँ पे हज़रत अभी से घबरा गए, ये शेर का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे देखिए होता है क्या क्या, तो ये शेर का हिस्सा है। तो उसके एग्जाम्पल देने से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलन का यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ी का एक मकूला है, हर वो शय जो चमकती है सोना नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर एक आप क्या कर रहे हैं? एक मकूला मिसरा हवाले कर रहे हैं, शेर का ही हिस्सा, हर वो शय जो चमकती है सोना नहीं होती। तो अब मकूला जो है नकल करने के बाद आप क्या दे रहे हैं? कॉलन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा तफसीलिया, जो बितफसील हम जब किसी चीज़ के लिखते हैं आंसर लिखने के बाद इसका जो है ना हम लोग जनरली लिखते हैं, उर्दू में आप लिखते हैं जवाब लिखने के बाद आप इस तरह से लिखते हैं, तो इसी को तफसीलिया कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का बितफसील अगर लिखने जा रहे हैं तो वहाँ पर तफसीलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 पे जो इस्तेमाल है इसका, इक़्तिबास या फहरिस्त की पेशी के मौके पर, जैसे मौलाना आज़ाद ने एक मौके से कहा था, तो अब उसके बाद आप तफसीलिया लिखेंगे। दूसरा है एक ही जुमले में जब कई बातें कही गई हों, यानी एक जुमला है और उसमें कई बातें कह दी गई हों, तो उसका आप कहेंगे जैसे नारियल के फ़वायद बेशुमार हैं। अब इसके बाद आप उसके फ़वायद लिख रहे हों तो वहाँ पर आप तफसीलिया का इस्तेमाल करेंगे। उसका तेल जलाते हैं खाने में डालते हैं, उसका तेल जलाते हैं खाने में डालते हैं। किसी उसूल या कायदे की मिसाल तहरीर करते वक्त, कोई उसूल लिख रहे हैं या कायदे की मिसाल जो है ना तहरीर कर रहे हैं, तो आप एग्जाम्पल लिख करके या द एग्जाम्पल ऑफ फलां ये सब करने के बाद आप लिखेंगे। सिफत वो कलमा है जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई का इजहार हो। तो अब जैसे आप जो है ना सिफत के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर तफसीलिया आपने कहा, कवायद का नाम लिख दिया, किस कवायद है, और उसके बाद डिटेल्स में आप ये लिख दें, तो ये आपका यहाँ पर तफसीलिया का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 है हमारा ख़ात्मा। सक्ता हो गया, वक्फा हो गया, राब्ता हो गया, तफसील। नंबर 5 पे आ गया ख़ात्मा। जुमले के ख़ात्मे पर तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, यानी कि जुमले के ख़ात्मे पर, यानी कि जो फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए उर्दू के अंदर फुल स्टॉप इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में आप सिर्फ और सिर्फ बिंदु दे देंगे जिसे ज़ीरो हम कहते हैं उर्दू में, और हिंदी के अंदर अगर आप लिख रहे हैं तो इस तरह से एक लकीर खींच देते हैं। तो ये हो गया हमारा ख़ात्मा हिंदी के अंदर, और ये इंग्लिश के अंदर, ये उर्दू के अंदर। जुमले के ख़ात्मे पर, यानी एक जुमला, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ के बाद आपको ये निशान लगाना होगा लिखेंगे तो। अंग्रेज़ी के मुखफ़्फ़ात के दरमियान, जैसे PJT, मुखफ़्फ़ात कहते हैं शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, जैसे आपको MP कहते हैं, या BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो उसके बीच शॉर्ट फॉर्म के बीच भी आप मुखफ़्फ़ात का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। निदाइया फुजाइया, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को मुखातब करने के वक्त ए साहिब, सॉरी ये तो जुमले के इख्तिताम पर इस्तेमाल करते हैं और बीच में शॉर्ट फॉर्म के। यहाँ से नंबर 6 शुरू हो गया, निदाइया या फुजाइया जिसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। किसी को मुखातब करते वक्त, जैसे ए साहिब, आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं, लिख रहे हैं राइटिंग में, तो उस वक्त जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस वक्त इसे कहेंगे निदाइया। और जब खुशी हो, गम हो, यानी किसी भी तरह का इजहार करना हो, खुशी का, गम का, समझ गए, तो उस वक्त हम कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, आहा अफसोस, सुभान अल्लाह, या हाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है।
साइन ऑफ इंट्रोगेशन का इस्तेमाल होता है सवाल के बाद, कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, क्या पढ़ते हो, तैयारी कैसी चल रही है, इन सब के बाद हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इमला, यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं इमला के बाद सवालिया निशान लगा दूँ, क्या लगा दूँ, सवालिया निशान लगा दूँ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इमला के बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ दर्शाई गई है जो सवाल खड़ा पैदा कर रहा है और उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको बहुत जगह मिलेगा। जुमला मुकम्मल नहीं है लेकिन एक लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ है, तीन लफ्ज़ है और उसके बाद सवालिया निशान लगा दिया जाता है। जैसे आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें जैसे फलां ने मर्डर किया गया लिख दिया गया क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कि इसमें शक या शुबा है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये दर्शाता है। खत, लॉन्ग डैश, खात्मा से बड़ी लकीर खत की होती है। वजाहत के सिलसिले से तफसील बताने के लिए खत का इस्तेमाल होता है। अंग्रेज़ी में तवील जुमले के दरमियान एक मुकम्मल मुख्तसर जुमले को बतौर वजाहत शामिल करते हुए ख़त का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू में अभी इसका चलन आम तौर पर नहीं देखा जाता है, जिसे हम लोग जुमला मुतरिज़ा के आगाज़ और इख्तिताम में ख़त के इस्तेमाल से मानवी उलझाव से बचा जा सकता है। मसलन यहाँ पे कह रहे हैं जुमला मुतरिज़ा, मैंने कहा कि सर्फ, ग्रामर के अंदर एक हिस्सा है सर्फ, और सर्फ लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इस तरह से एक लकीर खींचूँ और लिख दूँ उर्दू ग्रामर। क्या लिख दूँ, उर्दू ग्रामर, सर्फ। अब उसके बाद कुछ और आगे मैं बढ़ा करके लिखूँ, तो ये अब जो है ना जुमला मुतरिज़ा हो गया, यानी एक ये एक्सप्लेन करने के लिए एक जुमला आया, और यहाँ पर एक जुमले की शक्ल में भी लिख सकते हैं, उर्दू ग्रामर का एक हिस्सा है। उसके बाद ये जो है ना ख़त आप खींच दें, ये क्लियर हो जाएगा कि ये सर्फ जो है धोने वाला पाउडर नहीं बल्कि ये ग्रामर का एक पार्ट यानी कि एक हिस्सा है। तो इसी को कहते हैं जुमला मुतरिज़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।